Hello everyone, welcome to BioNation. Myself Vandana and how are you? I hope you all are doing great. So आज का जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का ये चैप्टर है। जीवन की मौलिक इकाई भी इसको हम बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हमने कवर किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो अगर आपने इस चैप्टर के ऊपर हमारी प्रीवियस वीडियोस को ना देखा हो तो आप जाके वीडियोस को देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इस चैप्टर का आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल, यानी सेल और उसके ऑर्गन, या फिर क्या बोल सकते हैं कोशिका और कोशिका के कोशिकांग। कोशिका के अंग या फिर कोशिकांग बोल सकते हैं। तो कोशिका के अंगों को ही क्या बोलते हैं कोशिकांग। तो कोशिका और कोशिका के अंदर कौन कौन से अंग हमें देखने को मिलेंगे, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर हम किन किन कोशिकांगों को या फिर कौन कौन से ऐसे सेल ऑर्गन हैं जिन पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोल सकते हैं या फिर बोलते हैं। इट मीन्स कि कोशिका का विद्युत घर भी हम किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। इसके अलावा जो दूसरा सेल ऑर्गेनेल हम डिस्कस करेंगे वो है न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता है, पूरी की पूरी जो सेल होती है उसको कंट्रोल करना। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंट्रोलर ऑफ सेल भी बोल सकते हैं या फिर कोशिका का नियंत्रक भी बोलते हैं, केंद्रक को। इसके अलावा जो थर्ड सेल ऑर्गेनेल है यहाँ पे वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में, लवक। तो क्लोरोप्लास्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो फोर्थ सेल ऑर्गन को हम डिस्कस करेंगे वो है वैक्यूल। तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे क्या हैं, सेल के ऑर्गन हैं या फिर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिका के अंग हैं सारे के सारे। तो सबसे पहले इन ऑर्गन्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा डिस्कस करेंगे कि जो प्लांट की सेल होती है यानी पौधों की कोशिका, और जो क्या होती है एनिमल यानी जंतुओं की कोशिका होती है, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्या क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं। तो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे ऐसे सेल ऑर्गेनेल की या फिर ऐसे सेल के ऑर्गन्स की जो क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल को क्या करेंगे, अलग करेंगे एक दूसरे से, या फिर जो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, ये क्या है, यहाँ पे प्लांट सेल है और ये हमारी क्या है, एनिमल सेल है। तो क्या होता है, जो प्लांट सेल होती है यानी पौधों की कोशिका, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलता है, प्लांट सेल में। जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट या फिर जो क्या होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, हरित लवक, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा सेल वॉल होती है यानी कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति भी एक ऐसा अंग है कोशिका का जो सिर्फ और सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में देखने को मिलता है। अब इसके अलावा क्या होता है, अब एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल की बात करें तो जो सेंट्रियोल होता है, क्या होता है, सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, एनिमल सेल में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, एनिमल सेल में जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्मघाती थैली या फिर सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो ये लाइसोसोम सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होते हैं, एनिमल सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन हो सकता है यानी अपवाद हो सकते हैं। तो प्लांट्स की कुछ या फिर कुछ लोअर प्लांट यानी क्या बोल सकते हैं, निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं वहाँ पर भी लाइसोसोम कभी कभार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो मेन कैरेक्टर है वो सिर्फ एनिमल, क्या बोल सकते हैं, जो लाइसोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ वैसे कहाँ पे, एनिमल सेल में ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गन हैं। एक तो हो गया क्लोरोप्लास्ट जो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलेगा। उसके बाद सेल वॉल, तो सेल वॉल भी सिर्फ कहाँ पे मिलती है, प्लांट सेल में। और जो सेंट्रियोल है ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। तो प्लांट सेल में यहाँ पे कहीं पे भी सेंट्रियोल मतलब सेंट्रियोल देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट या फिर अलग करने वाले कैरेक्टर जो क्या कर रहे हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग करते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे जो सेल होती है। तो इस डायग्राम को हम कल भी डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे ज़्यादा बात ना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा यहाँ पे सेल ऑर्गन है जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल है हमारा
माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल यानी कोशिका का विद्युत घर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। किसके रूप में, एटीपी के रूप में। तो एटीपी के रूप में कोशिका के अंदर यानी एटीपी के रूप में क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। और कौन से सेल ऑर्गेनेल में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो कोलिकर, क्या नाम है इनका, कोलिकर, आप इसको नोट कर सकते हो। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने खोजा, कोलिकर ने खोजा था। अब इसके बाद क्या है, कोलिकर ने तो माइटोकॉन्ड्रिया की क्या कर दी, खोज कर दी, डिस्कवरी की। अब याद रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ये नाम किसने दिया है, इसका जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो नाम दिया है हमें बेंडा। बेंडा नामक क्या है, एक वैज्ञानिक है। इन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का क्या किया, नामकरण किया, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा ने। अब क्या होता है कि एक और साइंटिस्ट यहाँ पे आते हैं, इनका नाम है अल्टमान। क्या नाम है, अल्टमान। तो अल्टमान ने क्या किया, यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको क्या बोला, बायोप्लास्ट। तो इन्होंने इसको एक नया नाम बायोप्लास्ट के नाम से इन्होंने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्क्राइब किया। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज की वो किसने की, कोलिकर ने की। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, वो किसने दिया, बेंडा ने। तो बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बाद एक अन्य वैज्ञानिक हुए अल्टमान। तो अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या नाम, क्या बोला, ये क्या है, बायोप्लास्ट है। तो इन्होंने एक नया नाम दिया अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को, जो क्या है, बायोप्लास्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सभी प्लांट और जो एनिमल की सेल हैं, यानी सारे पादप और जो जंतु है उनकी कोशिकाओं में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, कुछ एक्सेप्शन, कुछ अपवाद हैं। जैसे बैक्टीरिया की जो सेल होती है, या फिर कुछ फंजाई, कवक, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, या फिर नील हरित शैवाल अगर आपने नाम सुना हो, तो ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या फिर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया देखने को नहीं मिलता है। बाकी सभी जीवों की कोशिका, जो प्लांट है या फिर एनिमल है, तो उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है या फिर संरचना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। दोहरी झिल्ली यानी यहाँ पे क्या होती हैं, 2 झिल्लियाँ प्रेजेंट होती हैं। ये आउटर हो गया, एक झिल्ली ये हो गई, और इसके बाद डायग्राम में आप देखो कि ये क्या है, यहाँ पे ये दूसरी झिल्ली है, ये जो अंदर के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये क्या होगी, दूसरी झिल्ली। तो ये कैसा है, सेल का ऐसा ऑर्गन है जो क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन है। अब जो इसकी बाहरी परत होती है या फिर बाहरी झिल्ली होती है, उसका नेचर या फिर उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये क्या होता है, स्मूथ होता है। स्मूथ का मतलब एकदम यहाँ पे क्या होगा, मतलब सपाट होगा, एकदम से क्या होगा, प्लेन होगा। लेकिन जो क्या होती है, इनर मेम्ब्रेन, जो ये सेकंड टाइप ऑफ मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल रही है, वो कैसी होती है, एक तो क्या होती है, फोल्डेड होती है। फोल्डेड का मतलब इसमें क्या होते हैं, वलय होते हैं, कुछ इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। तो ये क्या है, वलय बोलते हैं इनको। तो ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इनर मेम्ब्रेन का। अब जब ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलता है, तो क्या होगा, इसका मतलब इसका जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करता है, इसको एक्स्ट्रा सरफेस एरिया प्रोवाइड कराता है। मतलब इसका जो, अगर ये यहाँ पे सिंपली ऐसे, जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो क्या है, सिंपल है, तो इसका पता चल रहा है हमें कि इसका जो सरफेस एरिया है वो क्या है, बस इतना ही होगा। लेकिन अंदर के लिए क्या है, जो दूसरी मेम्ब्रेन है वो कुछ इस प्रकार से वलयाकार है। तो इसका जो सरफेस एरिया है, तो इस वलयाकार होने के कारण इसका सरफेस एरिया, या फिर क्या बोल सकते हैं, इसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है इसका सरफेस, ठीक। अब यहाँ पे जो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन, या फिर क्या बोल सकते हैं, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन में भी, या फिर कोशिकीय, क्या बोलेंगे, कोशिकीय श्वसन में मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है सेल का जो कोशिकीय श्वसन या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है।
अब यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है एटीपी के रूप में। मतलब जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्या होता है, C6H12O6। तो ये ग्लूकोज यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, टूट जाता है, मतलब टूटता है, इसका ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होता है किसके रूप में, एटीपी के रूप में। तो एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी का सिक्का, या फिर क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का सिक्का भी बोलते हैं एटीपी को। तो याद रखना है, ऊर्जा का सिक्का किसको बोलेंगे, एटीपी को। तो एटीपी का निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एटीपी का मतलब आप ये मान लो कि एटीपी क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है। जितने भी क्या है सेल के अंदर, जितने भी क्या हो रहे हैं, फंक्शन हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, तो उन कार्यों को होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। और ऊर्जा कहाँ पे बन रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में बन रही है। तो क्या होता है, ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़ता है किसके फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। और एटीपी का मतलब है ऊर्जा। तो ऊर्जा का निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको क्या बोलते हैं, कोशिका का विद्युत घर भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, क्या है, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो सबसे बाहरी जो ये लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य झिल्ली, या फिर क्या बोलेंगे, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। बाह्य झिल्ली या फिर आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद जो ये अंदर के लिए यहाँ पे क्या है, फोल्डेड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, इनर मेम्ब्रेन है, और ये आउटर मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें क्या होता है, अपना राइबोसोम, अपना खुद का राइबोसोम होता है। तो इसी कारण जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कर सकता है, अपने लिए मतलब कुछ प्रोटीन्स का निर्माण खुद ही कर सकता है। तो कुछ प्रोटीन तो ये क्या करेगा, सेल से लेगा, बाहर से लेगा, लेकिन कुछ प्रोटीन का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, खुद ही कर लेता है। और साथ ही साथ जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एक ऐसा ऑर्गन है सेल का जिसका अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है, यानी ओन डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना क्या होता है, स्वयं का डीएनए होता है। इसके अलावा जो एक अदर सेल ऑर्गेनेल है, जैसे जो क्लोरोप्लास्ट है, प्लांट सेल में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट या फिर जो प्लास्टिड होते हैं, उनमें क्या होता है, अपना खुद का डीएनए देखने को मिलता है। तो ये क्या है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसमें क्या होता है, आपने अगर नाम सुना होगा क्रेब्स चक्र या फिर क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल कहाँ पे संपन्न होती है, या फिर क्या बोल सकते हैं, क्रेब्स साइकिल की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होती है। इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, और जो क्या होते हैं फॉस्फोराइलेशन की जो क्या होती है, फॉस्फोराइलेशन की जो क्या होती है, प्रोसेस होती है, वो भी कहाँ पे होती है, इसको हिंदी में बोलेंगे फास्फोलिरीकरण। तो ये जो प्रोसेस है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, एक तो हो गया क्रेब्स चक्र हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, और फॉस्फोराइलेशन भी। ये तीनों की तीनों प्रोसेस होती हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि द ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, तो एटीपी का ब्रेक डाउन होता है किसमें, एडीपी प्लस यहाँ पे जो पीआई का मतलब है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो एटीपी किस में टूटता है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये डायग्राम है। तो एटीपी जब टूटता है एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज मतलब एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, निकलेगी बाहर, ठीक है। तो तब क्या होता है, यहाँ पे इस टाइप से एनर्जी रिलीज़ होती है। जब एटीपी से एडीपी बनेगा तो तब क्या होता है, यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है। जबकि क्या होता है, एटीपी जब एडीपी से क्या बनेगा, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जब एटीपी बनता है तो यहाँ पे एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे कंज्यूम होती है, या फिर एनर्जी का यूज़ होगा। तो यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ रीजनरेटिंग एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि वो प्रोसेस जहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है किससे, अभी मैंने बात की कि जो एटीपी होता है, एटीपी किससे बनेगा, यहाँ पे
ऐसे देख सकते हो जो एटीपी है ये क्या है, ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी का सिक्का है एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बोला कि एटीपी का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। तो ऊर्जा का निर्माण या फिर जो एटीपी का निर्माण हो रहा है वो किसके द्वारा होता है, एटीपी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के द्वारा होता है। ठीक, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे, फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये क्या है, एटीपी और एडीपी साइकिल है। तो इसको आप ऐसे मतलब ज़्यादा डीप इसमें नहीं जाना है, तो आप ऐसे देख सकते हो कि जो एडीपी है, एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का फुल फॉर्म होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस यहाँ पे क्या है, डाई है और यहाँ पे क्या है, ट्राइफॉस्फेट। ठीक, तो अब आगे यहाँ पे क्या है, जो अगला सेल ऑर्गेनेल जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब है केंद्रक, या फिर न्यूक्लियस को हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक। तो यहाँ पे न्यूक्लियस का ये डायग्राम दिया हुआ है, आप देख सकते हो किस प्रकार से न्यूक्लियस होता है। तो यहाँ पे जो सबसे आउटर यहाँ पे कवरिंग होती है या फिर जो सबसे आउटर लेयर है यहाँ पे न्यूक्लियस के बाहर से, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनवलप बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, इसके केंद्रक के बीचों बीच में कुछ मतलब डार्क क्या बोल सकते हैं, कुछ गहरे रंग का आपको क्या दिखाई देता है, राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है। तो इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ठीक, तो जो केंद्रक होता है वो क्या होता है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है यहाँ पे ये क्या है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, यानी 2 झिल्लियों से बना होता है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं जो केंद्रक होता है उसका जो न्यूक्लियर एनवलप है वो क्या है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त होता है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक, और जो ये न्यूक्लियर एनवलप है इसके बाहर से कुछ येलोविश कलर के जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। न्यूक्लियर पोर का मतलब होता है मेनली होल या फिर छेद बोल सकते हैं इसको। तो इन होल्स या फिर पोर्स के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे पदार्थों का आवागमन या फिर ट्रांसफ़र होता है, कहाँ से कहाँ तक, न्यूक्लियस के अंदर से और साइटोप्लाज्म में यहाँ पे क्या होगा, इन न्यूक्लियर पोर के द्वारा क्या होगा, पदार्थों का आवागमन होगा। ठीक, अब यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार का मटेरियल आपको देखने को मिलता है बाहर, धागेनुमा मटेरियल। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे जो क्रोमोज़ोम होंगे, तो क्रोमोज़ोम क्या होते हैं आपस में मतलब एक धागेनुमा संरचना बना लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। अब बात करेंगे यहाँ पे जो न्यूक्लियस, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो न्यूक्लियस का जो क्या होता है स्ट्रक्चर या फिर क्या बोलेंगे, कंपोनेंट या फिर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस की जो संरचना होती है वो कैसे होती है। सबसे पहले जो आउटर लेयर होती है, आउटर कवरिंग होती है न्यूक्लियस की, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होते हैं, कुछ होल प्रेजेंट होते हैं, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इन्हीं न्यूक्लियर पोर के कारण क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर से और साइटोप्लाज्म में क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसफ़र का वो मटेरियल्स का क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। तो मटेरियल्स ट्रांसफ़र होता है थ्रू द न्यूक्लियर पोर्स। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का डायग्राम हमने देखा, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, क्रोमोज़ोम। तो क्रोमोज़ोम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र या फिर क्रोमोज़ोम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब यहाँ पे क्या होता है, जब क्या होगा, सेल डिवाइड करती है, तो सेल डिवाइडेशन के टाइम पे हम क्लियरली देख पाते हैं क्रोमोज़ोम को। और ये कैसे होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है सेल डिवीज़न के टाइम। तो वही क्या होते हैं, क्रोमोज़ोम होते हैं। अब बात करें क्रोमोज़ोम की, तो क्रोमोज़ोम का मेन जो फंक्शन होता है या फिर क्रोमोज़ोम का क्या पर्पज़ होता है, जो क्या होते हैं न्यूक्लियस के या फिर केंद्रक के अंदर होते हैं। तो क्रोमोज़ोम या फिर गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या करते हैं, जो क्या होते हैं हमारे कुछ क्या बोल सकते हैं, अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं कौन, गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये क्या करें, इनहेरिटेंस जो होती है हमारी, जो अनुवांशिक कैरेक्टर होते हैं उनको क्या करें, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करें।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें क्रोमोज़ोम की, क्या है यहाँ पे, माना ये क्या है, यहाँ पे ये न्यूक्लियस का डायग्राम है। तो यहाँ पे ये क्रोमोज़ोम होते हैं तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है, माना ये यहाँ पे क्रोमोज़ोम है और क्रोमोज़ोम में उपस्थित होता है डीएनए। डीएनए जो कि हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल या फिर आनुवांशिक पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, जो मेनली जितने भी क्या है यहाँ पे एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए ही होता है। लेकिन कुछ वायरसेस या फिर कुछ प्लांट वायरसेस का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में मेनली क्या होता है, सभी जीवों में डीएनए प्रेजेंट होता है। और डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोज़ोम होता है, क्रोमोज़ोम के अंदर क्या होते हैं, ये क्रोमोज़ोम है तो क्रोमोज़ोम में क्या होंगे, डीएनए प्रेजेंट होंगे। और डीएनए में क्या होते हैं, जीन अगर आपने नाम सुना होगा तो जीन सबसे पहले आएगा क्रोमोज़ोम के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डीएनए होते हैं और डीएनए में प्रेजेंट होते हैं जीन। और जीन ही क्या करते हैं, एक लक्षण को क्या करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। तो अब यहाँ पे बात करेंगे जो हमारा न्यूक्लियस है या फिर केंद्रक है, केंद्रक को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सेल भी बोलते हैं या फिर कोशिका का क्या बोलते हैं, कंट्रोलर या फिर कंट्रोल हाउस भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पूरी की पूरी जो कोशिका होती है उसको क्या करता है, ये कमांड करता है या फिर कंट्रोल रखता है कि कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा और कब कौन सा काम कोशिका के अंदर होना है। इस चीज़ की पूरी देखभाल कौन करता है, न्यूक्लियस या केंद्रक करता है। तो जो न्यूक्लियस है या फिर जो क्या है, केंद्रक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये सेल डिवीज़न का काम करता है, सेल डिवीज़न की पूरी जो क्या होती है प्रोसेस होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा सेल के अंदर जितनी भी क्या होंगी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म होनी है, उन पे भी उनकी देखभाल भी कौन करता है या फिर उनका जो रख रखाव है वो कौन करता है, न्यूक्लियस या केंद्र की करता है। इसके अलावा क्या होता है, केंद्रक के अंदर जो क्रोमोज़ोम होते हैं, तो क्रोमोज़ोम में क्या होगा, मैंने बोला क्रोमोज़ोम में होते हैं बहुत सारे डीएनए और डीएनए के अंदर होते हैं जीन। और यही जीन या फिर जो क्रोमोज़ोम है, डीएनए है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि वो आनुवांशिक लक्षणों की क्या करता है, वंशानुगति करता है। एक लक्षण को या फिर एक कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुँचाता है। तो ये क्या है, अनुवांशिकी की इकाई भी बोल सकते हैं जीन को, ठीक। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है यहाँ पे तीसरा जो सेल ऑर्गेनेल है हमारा वो है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, हरित लवक भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉरी मतलब लवक बोलेंगे, हरित लवक तो क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक। तो क्लोरोप्लास्ट, हाँ, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या है, लवक या फिर प्लास्टिड का ही एक टाइप है। तो अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट का मतलब होता है हरित लवक, क्या होगा, हरित लवक, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट को, ठीक। तो सबसे पहले बात करेंगे जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, प्लांट सेल में। तो हरित लवक जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे मिलते हैं, प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमने बात की माइटोकॉन्ड्रिया की, जब हमने बात की थी तो हमने बोला था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल का ऑर्गन है जिसमें क्या होता है, अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट होता है या फिर अपना खुद का ही क्या होता है, इसमें आनुवंशिक पदार्थ होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट भी एक ऐसा ऑर्गन है जिसका अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। और ये क्या कर सकता है, अपने मतलब खुद को रेप्लिकेट, खुद का द्विगुणन कर सकता है, यानी इसमें रेप्लिकेशन ये खुद का कर सकता है, अपनी कॉपी बना सकता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है यानी आनुवंशिक पदार्थ वो केंद्रक में तो होता ही होता है, लेकिन केंद्रक के अलावा भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, साथ ही साथ जो क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोप्लास्ट में भी अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। तो दो ऐसे ऑर्गन कौन कौन से, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया और क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो इनमें खुद का डीएनए होता है, ठीक, ये याद रखना है। अब यहाँ पे ये क्या है, एक हरित लवक की क्या है, संरचना बनाई गई है या फिर जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पे। तो क्लोरोप्लास्ट में ये सिक्कों के समान जो रचना आपको देखने को मिल रही है ना, ये क्या है, कुछ सिक्कों के ढेर टाइप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सिक्कों का जो क्या है, ढेरी लगी हुई है यहाँ पे सिक्कों की। तो इसको हम बोलते हैं ग्रेनम, क्या बोलते हैं, ग्रेनम या फिर ग्रेना बोलते हैं। तो इसको, इन सिक्कों के ढेर को हम बोलते हैं ग्रेनम, क्या बोलते हैं, ग्रेनम। तो ग्रेनम में क्या होती है, जो लाइट रिएक्शन होते हैं, किसकी, प्रकाश संश्लेषण की जो
क्या बोल सकते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया या फिर लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन ग्रेनम में ही होती है। अब जो ये ग्रेनम है, तो यहाँ पे ये ग्रेनम का सिंगल स्ट्रक्चर या फिर ऐसे दिखाया गया है, दो ग्रेना यहाँ पे हैं। तो इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्रेनम की जो बाह्य परत होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। ठीक, तो इस स्ट्रक्चर में आपको 2-3 चीज़ें समझनी जरूरी। एक तो सबसे पहले जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी दो झिल्लियाँ होती हैं। क्या होती हैं, दो झिल्ली युक्त कोशिका का ऐसा अंग है जिसमें क्या है, दो झिल्ली हैं। ठीक है, एक तो इसमें दो झिल्लियाँ हैं। इसके बाद इसमें क्या होता है, सिक्कों के समान कुछ संरचनाएं देखने को मिलती हैं। ऐसे सिक्कों के ढेर टाइप के नज़र आ रहे हैं, एक ही हो गया, एक ही हो गया, इस टाइप से, है ना। तो इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको बोलते हैं ग्रेनम। क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। तो ग्रेनम में क्या होता है, बहुत सारे ग्रेना, जो ये सिक्के क्या दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 3 3 सिक्के हैं। तो इनमें से अगर एक सिंगल सिक्का होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। तो जो ये ग्रेना होता है, इसकी जो सबसे बाहरी परत होती है उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बोलते हैं। और इसके अंदर का जो भाग होता है, यानी जो ये हॉलो स्पेस है, जो ये खाली जगह है यहाँ अंदर के लिए, इसको हम बोलते हैं ल्यूमेन। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्या होता है, जो ग्रेना होता है, तो ग्रेना में क्या होती है, लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन का मतलब प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया या फिर लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ग्रेना में होती है। अब जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमा क्या होता है, एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना से जो जोड़ने वाली क्या होती है, जालिका युक्त जो संरचना है, यानी एक ग्रेना और दूसरे ग्रेना को जोड़ रहा है, जो ये धागानुमा संरचना आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा में क्या होती है, डार्क रिएक्शन होती है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है, स्ट्रोमा में, यानी अप्रकाशिक क्रिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होता है मेनली, वो क्या होता है, हमने बोला कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में देखने को मिलता है, क्योंकि जो क्या होती है, प्लांट होती है, उनमें ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है वो कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट, या फिर जो हरी पत्तियाँ होती हैं किसी भी प्लांट की, उसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो यहाँ पे ये कुछ डायग्राम दिया हुआ है किसका, क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। तो एक लीफ में कैसे कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, वो कैसे होता है, वो इस प्रकार से यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, तो ये ग्रीन पार्ट्स हैं, वो क्या है यहाँ पे, ये क्लोरोप्लास्ट हैं, छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है, या फिर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो किसके कारण संपन्न होती है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न हो पाती है। ठीक, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका का रसोई घर भी बोलते हैं, या फिर किचन ऑफ सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पौधों का भोजन बनता है। तो पौधे भोजन बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के कारण, और फोटोसिंथेसिस पॉसिबल हो पाता है किसके कारण, क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक के कारण ही क्या हो पाता है, क्या बोल सकते हैं, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के कारण ही क्या होता है, संपन्न होता है। तो अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर या फिर किचन ऑफ सेल भी बोलते हैं। अब जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं या फिर जो प्लास्टिड होते हैं, एक चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, जो यहाँ पे मतलब स्लाइड में नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। तो प्लास्टिड का मतलब मेनली हरित लवक नहीं है, प्लास्टिड का मतलब होता है लवक, सिर्फ और सिर्फ लवक। हरित यहाँ पे मिसिंग है, हरित नहीं है। तो ये सिर्फ क्या है, प्लास्टिड का मतलब आपको समझना है, ये प्लास्टिड हम बोलते हैं लवक को। अब लवक के जो टाइप हैं, तो यहाँ पे मेनली क्या होता है, हम 3 टाइप के लवक बोलेंगे। यहाँ पे क्या होते हैं, 3 टाइप के लवक या फिर प्लास्टिड, किसी भी जो सेल प्लांट्स होते हैं उनमें 3 टाइप के क्या मिलते हैं, लवक मिलते हैं। एक को तो हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट सबसे पहले जानेंगे क्लोरोप्लास्ट को। तो सबसे पहला जो लवक का टाइप है वो है क्लोरोप्लास्ट या फिर हरित लवक। इसके बाद आता है क्रोमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखने के लिए थोड़ी जगह नहीं है पर ऐसे मैं आपको बता देती हूँ। तो दूसरा टाइप का जो होता है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट।
तो क्लोरोप्लास्ट तो कैसे लवक हैं, हरे रंग के जो लवक होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। एग्जाम्पल क्लोरोफिल है ना, तो क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। इसके बाद जो क्रोमोप्लास्ट होता है, दूसरा टाइप का लवक है ना, यहाँ पे दूसरा टाइप का, तो क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है कि जितने भी क्या है रंगीन लवक हैं, रंगीन मतलब जितने भी कलर हैं, जैसे येलो हो गया, ऑरेंज हो गया या फिर रेड हो गया, तो ऐसे लवकों को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, या फिर वर्णी लवक भी हिंदी में इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्णी लवक। अब जो थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड या लवक है, तीसरे प्रकार का लवक है, उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। तो ल्यूकोप्लास्ट को हम क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक भी बोलते हैं। अवर्णी का मतलब होता है कि इनमें कोई भी कलर नहीं होता है, ये क्या होते हैं, कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ठीक, तो इस चीज़ को आप नोट कर लेना, मैं ऐसे ही आपको बता देती हूँ कि जो प्लास्टिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मेनली 3 प्रकार के लवक या प्लास्टिड होते हैं। पहला हो गया क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरे प्रकार का जो लवक है उसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक। ठीक, दूसरा टाइप है प्लास्टिड या फिर लवक का, वो है क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं वर्णी लवक, या फिर जो क्या होते हैं कलरफुल लवक होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक, तो क्रोमोप्लास्ट में जैसे क्या होता है, जो पौधों में कुछ जैसे जो फ्रूट्स हैं या फिर फ्लावर हैं उनमें जो जैसे रेड है, ऑरेंज है, येलो है, तो जो जो ये कलर होते हैं ये किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, यहाँ पे क्रोमोप्लास्ट को हम बोलते हैं वर्णी लवक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्णी लवक, यानी जितने भी कलर होंगे वो किसके कारण होते हैं, इस क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होते हैं। तो क्रोमोप्लास्ट क्या है, कलरफुल प्लास्टिड है। तो जितने कलर होंगे वो किसके कारण होते हैं, क्रोमोप्लास्ट के कारण है। अब यहाँ पे थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड या तीसरे टाइप का जो लवक है उसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है अवर्णी। अवर्णी का मतलब इसमें कोई भी कलर नहीं है, ये क्या है, कलरलेस। क्या है, कलरलेस। तो कलरलेस जो लवक होता है वो क्या होता है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है। ठीक, तो ये कलरलेस या फिर ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पे देखने को मिलता है, जो पौधे के क्या होते हैं ऐसे भाग, जैसे जड़ हो गया, जिनमें मतलब डायरेक्टली लाइट नहीं पड़ती है, तो उन जगह पे कौन सा लवक या फिर कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अब यहाँ पे अगला जो फोर्थ टाइप ऑफ सेल ऑर्गन है वो है हमारा वैक्यूल। तो वैक्यूल को हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, वैक्यूल को बोलते हैं थैलिया मान सकते हो आप, पाउचेस है ना, या फिर कोई क्या थैली मान सकते हो उसको। ठीक है, हिंदी में इसको थैली बोलेंगे वैक्यूल को। ठीक, तो कोशिका के अंदर क्या होता है, जो प्लांट सेल होती हैं, मेनली जो वैक्यूल्स होते हैं इनका काम होता है, इनमें क्या होता है, जो जैसे फूड मटेरियल है, यानी जो भोजन है, भोजन हो गया या फिर कुछ एंजाइम है या फिर कुछ इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे मटेरियल है, कोई भी इम्पॉर्टेंट, तो ये वैक्यूल का मेन फंक्शन क्या होता है, संग्रह करना। क्या होता है, संग्रह या फिर स्टोरेज, स्टोर करना किसी भी चीज़ को। तो प्लांट के अंदर या फिर जो सेल है, सेल के अंदर जो वैक्यूल है इसका मेन फंक्शन है कि ये भोजन का संग्रह करे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जो सेल के लिए इंपॉर्टेंट है उनका संग्रह करता है। और कुछ एंजाइम्स इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं वैक्यूल के अंदर। तो ये यहाँ पे एक वैक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे दिया हुआ है, सेल में कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होता है वैक्यूल। तो इसके अंदर क्या हो सकता है, फूड हो सकता है या फिर कुछ वेस्ट मटेरियल भी यहाँ पे हो सकते हैं वैक्यूल के अंदर, या फिर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे। तो इन सारी चीज़ों को क्या करता है, मेनली ये क्या है, स्टोर हाउस ऑफ सेल है, यानी कोशिका का संग्रह या फिर भंडार गृह भी बोल सकते हैं वैक्यूल्स को। ठीक, अब जो वैक्यूल होता है इसमें क्या होता है, इसकी जो सबसे बाहरी लेयर होती है, मतलब ये क्या होता है, इसमें बस एक ही झिल्ली पाई जाती है बाहर से, ये क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है इसमें। तो इसकी जो मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली होती है, इसमें क्या होती है, बाहर से एक ही झिल्ली होती है वैक्यूल में। तो इस झिल्ली को हम बोलते हैं, इस झिल्ली का जो नाम है, वैक्यूल की जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट नाम इसका है। जो वैक्यूल की झिल्ली होती है उसका नाम क्या होता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, टोनोप्लास्ट। तो यहाँ पे जो वैक्यूल होता है, वैक्यूल की जो क्या होती है
बाहरी परत होती है उसका नाम है टोनोप्लास्ट, ये याद रखना। अब यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है यहाँ पे प्लांट सेल का या एनिमल सेल का। तो इनमें क्या होता है, मतलब कुछ भिन्नता है। जो वैक्यूल एनिमल सेल में होता है और जो प्लांट सेल में होता है, इन दोनों में क्या होगी, थोड़ी भिन्नताएं होती हैं। जैसे जो प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है वो क्या होता है, साइज़ में क्या होता है, बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। तो प्लांट सेल में जो रसधानियाँ, हिंदी में वैक्यूल को बोलते हैं रसधानियाँ, ठीक है। तो जो प्लांट सेल में रसधानियाँ या फिर वैक्यूल होती हैं वो क्या होती हैं, बड़े साइज़ की होती हैं। जबकि जो एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में क्या होता है, जो वैक्यूल होती हैं वो छोटे साइज़ की, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये क्या है, बहुत ही छोटे स्मॉल साइज़ की होती हैं, ठीक, ये चीज़ याद रखना है। बाकी वैक्यूल में इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि वैक्यूल की जो सबसे बाहरी परत होती है या फिर जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है वैक्यूल के बारे में कि वैक्यूल का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज का। स्टोरेज क्या करेगा, भंडार करेगा या फिर संग्रह करेगा किन चीज़ों का, फूड हो गया, एंजाइम हो गया, या फिर कुछ ऐसे वेस्ट मटेरियल या कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स का भंडार या फिर स्टोरेज करता है वैक्यूल। तो इसके बारे में इतनी ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। अब यहाँ पे आगे देखेंगे, ये क्या है, सेल का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप मतलब अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे इन्होंने यहाँ पे नंबरिंग भी दी हुई है। तो नंबरिंग के बेस पे आप देख सकते हो कि जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको आप खुद ही देखना। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या वर्क और फंक्शन है, कैसे कैसे बनी होती है, जैसे लिपिड बाइलेयर की बनी होती है और इसमें क्या होती है, कुछ प्रोटीन भी होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने दी हुई है। जैसे पराक्सीसोम है तो उसका क्या फंक्शन है, ये चीज़ें यहाँ पे समझाई गई। वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।